Dear students, Amir Gill here, your accounting teacher. Let's make the accounting easy. This is an introductory video on the subject accounting. So this video is for the beginners. I mean the students who have not studied the accounting before. ये उनके लिए first lesson हो जाएगा. And the students who are thinking either to opt this subject, ये subject opt करें या ना करें, उनको decision करने में काफ़ी help करेगी. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अकाउंटेंट्स की क्या जॉब होती है, बुक कीपर्स क्या करते हैं और अकाउंटिंग की या अकाउंटेंट की सर्विसेज की ज़रूरत दुनिया में किन-किन टाइप के बिजनेसेस को होती है और फ्यूचर में अकाउंटिंग के या अकाउंटेंट्स के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, एक्सेट्रा। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक जो मिथ है जो बड़ी मशहूर हुई है, पॉपुलर है कि वो लोग ये समझते हैं कि इस सब्जेक्ट को करने के लिए स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मैथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्दो दिस सब्जेक्ट हैज़ नथिंग टू डू विद मैथमेटिक्स। इसमें मैथ्स ऑल्दो नंबर गेम्स है, हम कैलकुलेशन करेंगे कि किसी बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस किया है, ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसमें मैथ्स की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इस हद तक होती है विच इन्वॉल्व ओनली एडिशन प्लस करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड परसेंटेजेस एज वेल। इससे आगे कुछ भी नहीं है, बस दैट्स इट। सो जिन स्टूडेंट्स को बेसिक मैथ्स आता है ना ग्रेड 4-5 का, जिसमें हम ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो आपको बताए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, जिनको ये आते हैं, परसेंटेजेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, दे कैन गो फॉर दिस सब्जेक्ट। ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, सीख कर सकते हैं और दे कैन इवन एक्सेल इन दिस सब्जेक्ट। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की ज़रूरत किन किन प्रोफेशंस में होती है, अकाउंटेंट बनने के क्या फ़ायदे, आप कह सकते हैं क्या फ़ायदे होते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली इस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हम करते ही हैं कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो पूरे साल का या मे बी फॉर द 6 मंथ, यूजुअली फॉर द होल ईयर, पूरे साल में किसी बिजनेस में कितना प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाता है। सो दुनिया में कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है, आइदर इट्स द स्मॉलेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या आपके घर के पास कोई लोकल शॉप है जिसने जो भी शॉप रन कर रहा है या बिजनेस अपना रन कर रहा है, उसका बेसिक पर्पस तो प्रॉफिट कमाना है ना। सो स्मॉलेस्ट शॉप से लेकर, स्मॉलेस्ट बिजनेस से लेकर दुनिया की लार्जेस्ट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका बेसिक मकसद तो प्रॉफिट कमाना ही है, विद द एक्सेप्शन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सो इन जनरल दुनिया में जितने बिजनेसेस होते हैं उन सबका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। सो प्रॉफिट कैलकुलेट भी तो किया जाना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस अपना शुरू कर लेते हैं, एक छोटी सी शॉप इवन रन करना शुरू कर दें, तो अगर आप ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि पूरे 1 ईयर में या इवन पूरे 6 मंथ्स में या 1 मंथ में आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो आपको पूरे 1 मंथ की ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज तो याद नहीं ना पॉसिबल की होंगी कि आपने कितने कितने की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप प्रोडक्ट्स बेचते हो, लेट्स सपोज यू आर रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर, एक शुरू कर देते हैं आपके लोकल एरिया में। अगर एक ग्रोसरी स्टोर आप रन करते हो तो आप क्या इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप याद रख सको कि सारा दिन में आपने कितनी प्रोडक्ट्स बेची हैं, सेल की हैं, कितने पैसे उससे अर्न किए। अर्न को हम सेल्स कहते हैं। कमाई कितनी की है, इनकम कितनी कमाई है सारा दिन में या सारे वीक में, कितनी प्रोडक्ट्स बेची, कितने कितने की बेची है। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रिमेंबर इवन लाइक एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस फॉर 1 डे। एक दिन की हम याद नहीं रख सकते, एक दिन के क्या आधे दिन की ट्रांजैक्शंस भी वी कैन नॉट इवन रिमेंबर। सो पूरे साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए each and every business has to record the transactions in the books. अगर आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस शुरू कर देते, एक सिंपल स्मॉल लेवल बिजनेस, तो आप क्या करोगे, आप एक रजिस्टर लोगे, एक कॉपी लोगे, पेन से यू विल स्टार्ट राइटिंग द बिजनेस एक्टिविटीज स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ ट्रांजैक्शंस को, मतलब ट्रांजैक्शंस मींस कि कितने की आपने प्रोडक्ट्स बेची हैं, कितने कितने रुपए की, डॉलर्स की, आपने यू हैव सोल्ड आउट द थिंग्स टू कस्टमर्स, पूरे दिन में कितना एक्सपेंस हुआ है, मे बी यू हैव पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल और ड्यूरिंग द मंथ यू हैव पेड वेजेस एंड सैलरीज टू योर एम्प्लॉयज, को स्टेशनरी का खर्चा है, को बिजली का बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल दी बिजनेस एक्टिविटीज। तो हमें क्या करना पड़ता है, हर बिजनेस को, चाहे वो स्मॉलेस्ट बिजनेस है दुनिया में या लार्जेस्ट बिजनेस है, एवरी बिजनेस नीड्स टू रिकॉर्ड दी बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है।
एंड देन ऑब्वियसली उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, या अगर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखा जाए तो डिफरेंट फाइल्स मेंटेन की जाती हैं। सेल्स का रिकॉर्ड अलहदा मेंटेन किया जाता है, एक्सपेंसेस का अलहदा, बाइंग ऑफ गुड्स का अलहदा। सो हर टाइप के रिकॉर्ड को अलहदा मेंटेन किया जाता है ताकि हमारा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा कैटेगराइज हो सके और एट द एंड हम उन्हें समराइज कर सकें। और देन एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेसेस प्रिपेयर करती हैं, बनाते हैं अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स उन्हें मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। सो अकाउंटेंट्स बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट होती हैं। सिर्फ मैं एट दिस मोमेंट में सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। सो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाई जाती है, बेसिकली उसमें कैलकुलेट करते हैं कि पूरे साल में बिजनेस ने, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में यूजुअली कितना प्रॉफिट कमाया है। उनके असल मकसद तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट कमाना है और बिजनेस को इम्प्रूव करना है। तो पूरे साल का बिजनेस कैलकुलेट करने के लिए थ्रू आउट द ईयर आपको अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसके बगैर एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट कि कितना प्रॉफिट कमाया है। सो फिर बिजनेसेस या उनके अकाउंटेंट्स कह लो, सीनियर अकाउंटेंट्स, वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, सिचुएशन को, क्या है कि क्या इस साल बिजनेस ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, नहीं कमाया है, बुरा कमाया है, उसको फिर इम्प्रूव करने के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत दुनिया के हर टाइप के बिजनेस को होगी। ऑब्वियसली जो स्मॉल बिजनेसमैन होगा वो एक बुक कीपर या अकाउंटेंट हायर नहीं करेगा, वो खुद ही रिकॉर्ड कर लेगा। सो द वे द बिजनेस ग्रोज, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है बिगर एंड बिगर, दे कीप ऑन हायरिंग बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट्स फॉर देयर बिजनेस टू कीप अ प्रॉपर record for their business. So this is all about the introduction. Now let's read the definition with black pen जो मैंने screen पे लिखी हुई है. Let's read it together. Accounting is the process of recording, classifying, summarizing, preparing financial statements, analyzing and interpreting them, and then we make decisions for improvement in the future. Make decisions for future मैंने लिखा, it's for improvement. So students, जो कुछ हम accounting में पढ़ेंगे, that can be categorized into 5 basic items. Number 1, assets, liabilities, कैपिटल, रेवेन्यू को हम इनकम या सेल्स भी कह देते हैं, कमाई जिसे कह लो, और लास्ट एक्सपेंसेस। सो नंबर 1, लेट्स स्टार्ट व्हाट आर एसेट्स। सो स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंटिंग में जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो इन 5 कैटेगरीज में, और जैसे मर्जी घूम फिर के अल्टीमेटली इन्हीं 5 कैटेगरीज में आएगा। इनके आगे थोड़ी बहुत और चीजें आएंगी, लेकिन घूम फिर के ब्रॉडली स्पीकिंग ये 5 कैटेगरीज हैं। नंबर 1, एसेट्स। अब एसेट्स क्या आते हैं? एसेट्स कहते हैं किसी भी बिजनेस में जितनी भी मैं पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। एसेट्स आर द वैल्यूएबल थिंग्स और रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, या खाली आप ये भी लिखते हैं द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, इट्स वन एंड द सेम थिंग। स्टूडेंट्स, वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि वैल्यूएबल का मतलब स्टूडेंट्स महंगी नहीं है। एनीथिंग दैट कैरीज मॉनेटरी वैल्यू, जिसको पैसों में हम वैल्यू कर सकते हैं, चाहे एक पेन है 10 रुपीज का, $1 का पेन है, या एक एरोप्लेन है जिसकी वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, इट डज नॉट मैटर। फर्नीचर है, एयर कंडीशनर है, कार है जिसकी वर्थ लेट्स सपोज मे बी $2000 है, या कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है। सो एनीथिंग दैट कैरीज मॉनेटरी वैल्यू, एक कोई भी टैंजिबल चीज फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। एसेट्स और भी होंगे, इंटैंजिबल भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल फर्स्ट लेसन है तो बेसिक बात कर रहा हूँ। तो किसी भी बिजनेस में, चाहे वो छोटी सी शॉप है या ग्रोसरी स्टोर है, या कोई बड़ा या कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पर जितनी टैंजिबल चीज़ें होंगी, चाहे वो पेपर पड़े हैं, पेन है, फर्नीचर पड़ा है, कंप्यूटर्स हैं, एनी वैल्यूएबल जिसको मॉनेटरी वैल्यू में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एयर कंडीशनर है, गाड़ियाँ हैं, बिल्डिंग है, लैंड है। सो एवरीथिंग दैट कैरीज मॉनेटरी वैल्यू, जिसको हम पैसों में, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर है, मैं कहता हूँ आपने, हाँ, फॉर हाउ मच हैव यू परचेज दिस कैलकुलेटर, तो आप कहोगे सर आई परचेज दिस कैलकुलेटर फॉर लेट्स सपोज सर 1000 रुपीज का या मे बी $20 का। सो यू कैन एक्सप्रेस इट्स वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म। सो हर वो चीज जिसको मॉनेटरी टर्म्स में हम उसकी वैल्यू को, उसकी कीमत को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो आइदर इट्स एक्सपेंसिव, महंगी है, और इट्स सस्ती चीज, लेस वैल्यू की चीज है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। यानी कि आप एग्जांपल्स देखिए, मैंने लिखी हैं, लैंड हो गया, बिल्डिंग, बिजनेस के पास कोई मशीनरी पड़ी होती है। ऑब्वियसली अगर बिजनेस के पास मशीनरी है तो मुफ्त की तो नहीं आई,
इट इज़ नॉट फ्री। तो मशीनरी की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, वैल्यू मीन्स कोई कीमत, कोई कॉस्ट होगी जितने की वो मशीनरी खरीदी होगी। लेट्स सपोज एक बिजनेस के ने मशीनरी खरीदी थी, लेट्स सपोज $40,000 की, तो हम कह सकते हैं दैट द वर्थ और द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज $40,000। सो एसेट वो चीजें होती हैं जिनको हम मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके साथ हम एक मनी वैल्यू एसोसिएट कर सकते हैं। इसी तरह फर्नीचर ऑब्वियसली पैसों का आता है, कंप्यूटर्स हैं, इक्विपमेंट है, फर्नीचर एंड एक्सेट्रा। उसके नीचे मैंने और भी एसेट्स लिखे हैं जिनको मैंने ग्रीन पेन से लिखे हैं। जरा डिफरेंशिएट मैंने इसलिए किया, आप आगे जाके आपको वजह भी बताता हूँ। इन्वेंट्री लिखी है स्टूडेंट्स। जब मैं इन्वेंट्री कहता हूँ, हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं अकाउंटिंग में, इसका मतलब होता है द थिंग्स, द आइटम्स दैट बिजनेस इंटेंड टू सेल। अब इंटेंड मीन इंटेंशन टू सेल की बात कर रहा हूँ। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है जहां यू सेल मोबाइल फोन्स बेचते हो आप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड पे, मोबाइल फोन्स बेचते हो। अगर आप अपनी शॉप में जहां मोबाइल फोन सेल करते हो, अगर मोबाइल्स खरीद के लाते हो तो आप कहोगे यू हैव परचेज्ड गुड्स, या आपने इन्वेंट्री खरीद ली है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया है अपनी शॉप में रखने के लिए, यूज करने के लिए, तो वो भी एसेट है। और जो इन्वेंट्री आई मीन जो मोबाइल फोन्स आपने परचेज किए हैं विद द इंटेंशन टू सेल, वो इन्वेंट्री है। अगर आपने कंप्यूटर खरीदा है अपने बिजनेस के यूज के लिए, वो भी एसेट है। सो कंप्यूटर्स भी एसेट हैं और इन्वेंट्री भी एसेट है। हाँ, ये डिफरेंस है कि कंप्यूटर्स या फर्नीचर आपने लिया होगा, अगर एक शॉपकीपर मोबाइल फोन्स बेचता है तो उसने कंप्यूटर या फर्नीचर जिसमें रैक्स बने होंगे, काउंटर बना होगा जहां पर वो वेयर ही कीप्स मोबाइल फोन्स टू सेल, वो फर्नीचर और कंप्यूटर उसने यूज करने के लिए लिया है, ये भी एसेट है। और जो इन्वेंट्री यानी कि मोबाइल फोन्स उसने परचेज किए हैं, जिन्हें हम इन्वेंट्री या गुड्स कहते हैं, वो भी उसके लिए एसेट, लेकिन वो उसने बेचने की इंटेंशन से अपने शॉप में रखे हैं। सो इन्वेंट्री इज अ शॉर्ट टर्म एसेट जिसे हम करंट एसेट कहते हैं, विच विल स्टे फॉर अ शॉर्टर पीरियड। खरीदेगा स्टॉक कोई भी शॉपकीपर, कस्टमर आएगा और उसे वो मोबाइल फोन या वो इन्वेंट्री जो भी वो बेचता है वो कस्टमर्स को बेच दी जाएगी। सो इन्वेंट्री करंट एसेट में आता है। इसी तरह ट्रेड रिसीवर्स उन लोगों को कहते हैं टू हुम वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट्स, क्रेडिट का मतलब होता है जिनको हमने उधार पर चीजें बेची हैं और जिनसे भी पैसे लेने वाले रहते हैं। उधार और कैश का मतलब आपको मैं एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूँ। सपोज एक कस्टमर हमारी शॉप पे आया, उसने हमसे मोबाइल फोन परचेज किया, वी सोल्ड मोबाइल फोन टू हिम एंड वी इमीडिएटली रिसीव्ड मनी फ्रॉम हिम। तो हम कहेंगे हमने कैश सेल्स कर दी, कि सेल्स कर दिया, फौरन हमें कैश मिल गया है। दैट्स इट। नाउ वी हैव नथिंग टू डू विद दैट पर्सन, वो शॉप से चले जाएगा, दैट्स इट। वेयर एज इफ अ पर्सन कम्स टू अस, वी सोल्ड गुड्स, आई मीन फोन बेचा उसे, सोल्ड मोबाइल फोन टू हिम ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है ऑन उधार। इट मीन्स वी हैव नॉट रिसीव्ड द मनी फ्रॉम हिम एंड वी विल बी रिसीविंग द मनी फ्रॉम हिम मे बी लेटर। हम उसे यूजुअली अपने कस्टमर्स को 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड देते हैं, यानी कि दे कैन पे अस द मनी विद इन अ मंथ। तो ऐसे कस्टमर को हम कहते हैं क्रेडिट कस्टमर्स, जिनसे पैसे भी लेने वाले रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी कह सकते हैं। उन्हें डेटर्स भी कहा करते थे, अब भी काफी जगहों पे डेटर्स का वर्ड भी यूज होता है। एनीवे, so trade receivables are the people from whom, I mean the customers from whom we have to receive money. वो हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। देन वी हैव अदर, और इसके अलावा भी होते हैं करंट एसेट्स, अदर रिसीवेबल्स, ये बाद में पढ़ेंगे इनकी डिटेल। देन बैंक एंड कैश, ये सारे हमारे लिए करंट एसेट्स में फॉल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इनको डिटेल में फिर से दोबारा मैंने लिख दिया है। There are two types of assets. Number one, non-current assets, and और B पार्ट में देखें मैंने लिखा है current assets. So non-current assets जिनकी मैं बात कर रहा था, ये वो assets होते हैं जो लंबा अरसा बिजनेस में स्टे करते हैं, जो बिजनेस ने इसलिए खरीदे होते हैं with the intention to use, the business does not intend to sell. For example, जैसे मैं बात कर रहा था कि मोबाइल शॉप है where a person sells mobile phone. अगर उसने अपनी शॉप के लिए कोई काउंटर, कोई रैक, कोई कंप्यूटर परचेज किया है या कोई एयर कंडीशनर परचेज किया है, तो ही डज नॉट इंटेंड टू सेल दैट एयर कंडीशनर और कंप्यूटर, वो उसने खरीदा है विद इंटेंशन टू यूज, तो वो
that air conditioner or counters, racks, furniture will stay in the business for a longer period of time. Maybe वो air conditioner या furniture 5 साल use करे, 10 साल use करे, 8 years use करे, 7 years use करे. So those assets which stay in the business for a longer period of time, which the business buys with the intention to use, not to sell, are known as non-current assets. अब मैं इसकी definition यहाँ से पढ़ रहा हूँ screen से. Let's read it together. मैं yellow से underline भी कर रहा हूँ. The assets bought by the business with the intention to use, therefore they stay in the business for a longer period of time, usually more than a year. जैसे गाड़ियाँ, computers, furniture, land and building, these are non-current assets. Let's move on to the current assets. Part B मैंने लिखा हुआ है. करंट एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म स्टे करते हैं और वो कीप ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बिजनेस में आते जाते रहते हैं. जैसे इन्वेंट्री हो गया, कैश हो गया. कैश आपको पता है हर थोड़ी देर बाद कैश बिजनेस में आता या जाता रहता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है. उसके अलावा एनी एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड. जैसे वो ट्रेड रिसीवेबल्स जिन लोगों से पैसे लेने वाले थे, वो हमारे लिए एसेट क्यों है भला? एक्चुअली वो लोग ह्यूमंस एसेट नहीं हो सकते. इंसान को हम मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. बेसिकली वो कस्टमर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जो द अमाउंट दैट वी हैव टू रिसीव फ्रॉम अ सर्टेन कस्टमर, दैट इज आवर एसेट. सो अगर एक कस्टमर हमारी शॉप पे आया और उसको हमने फोन बेच दिया, लेट्स सपोज $1,000 का, तो वी हैव टू रिसीव $1,000 फ्रॉम दैट पर्सन. तो हम कहेंगे वो बंदा, वो पर्सन इज आर रिसीवेबल. एक्चुअली अमाउंट रिसीवेबल की हम बात करते हैं. So students, let's read the current assets together. Definition पढ़ते हैं. Along with that, I'm going to underline the definition. They include cash and those assets which can be converted into cash within a short period. अब मैं examples पढ़ रहा हूँ. इन्वेंट्री जिसे हम स्टॉक कहते हैं, गुड्स कहते हैं, द थिंग्स दैट वी बाय एंड सेल. गुड्स आती जाती रहती हैं, खरीदते और बेचते रहते हैं, सामान आ रहा है. अगर एक दुकानदार है वो वॉचेस बेचता है तो उसके लिए इन्वेंट्री वॉचेस हैं. आगे मैंने लिखा है ट्रेड या अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ये उन्हें कहते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं. अदर रिसीवेबल्स, अब मैं बात कर लेता हूँ उसकी. अदर रिसीवेबल्स स्टूडेंट्स कहते हैं अगर if we have paid the expenses in advance. स्टूडेंट्स ये डिटेल में जाके हम काफ़ी आगे जाके फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. सो अगर हमने सपोज अपने एम्प्लॉई को किसी को वेजेस पे करनी थी एक महीने की, लेट्स सपोज $3,000, और एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करता है कि सर आप हमें ना प्लीज़ नेक्स्ट मंथ की सैलरी पे एडवांस 3 और दे दें, सो प्लीज़ पे मी 6,000. सो इंस्टेड ऑफ पेइंग ईच एवरी मंथ सैलरी ऑफ 3,000 वी पेड हिम सैलरी ऑफ 6,000. सो इसमें से 3,000 एडवांस पे कर दिए उसे फॉर द नेक्स्ट मंथ. अभी उसके बदले हमने उसे सर्विसेज लेनी है. सो व्हेन वी हैव टू गेट और रिसीव either money or the services from somebody, that comes under the category of asset. इसी तरह इनकम अक्रूड भी होती है, जो कि हम लेटर स्टेज में काफी जाके बाद में पढ़ेंगे. तो अभी फिलहाल मैं इस पॉइंट को स्किप कर रहा हूँ. लेट्स मूव ऑन टू द लायबिलिटीज. लायबिलिटीज क्या होती हैं जी? लायबिलिटीज सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ, इट्स कर्जा, उधार. अगर आपने बैंक से कर्जा ले लिया है या किसी से उधार ले लिया है, हमने किसी का पैसा हमारे बिजनेस ने देना है, हमने किसी की सर्विस करनी, काम करना है, तो हम पे उधार चढ़ा हुआ है, ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसे लायबिलिटी कहेंगे. So let's read the definition. The debts owed by the business. Debt, DEBTS. Students, इसमें B का लेटर साइलेंट है, ये B. आपने डेब्ट्स नहीं कहना, इट्स डेट्स. The debts owed by the business, कि वो कर्जे जो बिजनेस ने देने हैं, ये मनी और सर्विसेज owed by the business. इसकी एग्जांपल्स मैं राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ. सपोज हमने बैंक से लोन ले लिया, दैट्स इट, स्टोरी इज फिनिश्ड. बैंक से लोन ले लिया, हम पे कर्जा चढ़ गया बैंक का. वी बोरोड मनी फ्रॉम बैंक. लेट्स सपोज वी बोरोड 15,000, तो हम पे लोन चढ़ गया हुआ है, हम लायबिलिटी, हम पे कर्जा है, बैंक का कर्जा देना, इट्स लायबिलिटी. इट्स वेरी सिंपल. एक और चीज इसमें ट्रेड पेएबल्स ऐड कर देते हैं. दिस इज आवर शॉप प्लेस. अगर लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग वी सेल मोबाइल फोन्स, वही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ. मोबाइल फोन्स बेचते हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स ख़रीद के अपनी शॉप में रख लिए.
तो हमने जिस बड़ी कंपनी से, बड़े सप्लायर से फ़ोन खरीद के अपनी शॉप में लाए हैं, वी हैव परचेज़ दिस मोबाइल फ़ोन्स ऑन क्रेडिट। दोबारा ऑन क्रेडिट का मतलब है ऑन उधार। सो वी हैव नॉट पेड द मनी। अभी हमने उनके पैसे पे नहीं किए, पैसे पे करने हैं। सपोज़ उनसे हमने मोबाइल फ़ोन्स खरीद लिए हैं डॉलर 5400 के उधार पे। अभी हमने उस सप्लायर के 5400 देने हैं बिकॉज़ वी हैव बॉट द स्टॉक और गुड्स और इन्वेंटरी आप कह सकते हैं ऑन क्रेडिट। उधार पे खरीदी है हमने ये गुड्स, गुड्स भी कह सकते हैं। सो वी हैव बॉट द गुड्स ऑन उधार, सो वी आर लायबल टू पे देम द मनी। तो जिनके हमने पैसे देने होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रेड पेबल्स, या उन्हें हम कहते हैं क्रेडिट सप्लायर। हम उन्हें अकाउंट्स पेबल की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं कि हमने उनके पैसे पे करने हैं। ये हम पे लायबिलिटी है। लेट्स मूव ऑन। स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज की भी दो टाइप होती हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे एरो लगा रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसे येलो से हाईलाइट भी कर देता हूँ। नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे एसेट्स की दो टाइप्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, इसी तरह लायबिलिटीज की भी दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज हम कह सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि हमने मीन, जब हम कहते हैं आई मीन आवर बिजनेस हैज टू रीपे द लायबिलिटी आफ्टर मोर देन अ ईयर। अगर हम बैंक से लोन ले लेते हैं विच वी हैव टू रिटर्न मे बी आफ्टर 2 years या आफ्टर 5 years या आफ्टर 10 years या आफ्टर 20 years, इफ वी हैव टू रिटर्न द लोन बैक टू द बैंक, तो वो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। सो द लायबिलिटीज that business has to repay or return after more than a year is called non-current liability. आगे चलते हैं जी। current liabilities, the liabilities that business has to repay or return within a year। अगर हम किसी सप्लायर से ट्रेड पेबल, जिन्हें मैं कह रहा था गुड्स यानी कि स्टॉक खरीद के ले आए अपनी शॉप में, एंड वी हैव टू यूजुअली रिटर्न द पेमेंट, वापस करनी होती है विद इन अ मंथ यूजुअली, एनीवे मे बी अ मंथ और 2 months बाद इवन, या तो इवन 3 months बाद पे करनी हो। सो जो भी लायबिलिटीज विच वी हैव टू पे विद इन अ ईयर इज कॉल्ड अ करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है जी कैपिटल। कैपिटल कहते हैं ओनर जितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। सिंपल डेफिनेशन अभी बता रहा हूँ जी, लेट्स रीड इट टुगेदर। The money or the resources or the valuable things invested into the business by the owner or brought into the business from his personal possessions। मतलब क्या है, ये मैंने जो पिक्चर बनाई हुई है रिप्रेजेंट कर रही है, ऑल्दो मुझे पता है ड्राइंग मेरी बहुत बुरी है, ये ओनर का घर है जी, हाउस बना हुआ है। अगर आप अपने घर पे सेविंग्स कर करके आपने यू हैव सेव्ड $50,000, पर्सनल आपके पैसे हैं, एंड यू आर नाउ प्लानिंग और यू पुट दिस मनी इनटू द बिजनेस, कि आपने ये अपने पैसे बिजनेस में डाल दिए हैं कि अब मैं इनसे बिजनेस करूंगा। सो यू आर पुटिंग $50,000 into the business, so you are investing $50,000 into the business, ये आपका कैपिटल कहता है। If your friend asks you कि यार आपने how much money you have invested in the business, आपने कितने पैसों से बिजनेस शुरू किया या इन्वेस्ट किया अभी अभी, तो आप कहोगे my capital is $50,000। So it is owner's investment। आगे चलते हैं, नीचे मैंने वो लिखा हुआ है सपोज ओनर स्टार्टेड बिजनेस बाय पुटिंग 70,000, जो भी अमाउंट ले लें दैट इज द कैपिटल फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू कहते हैं कमाई को, इनकम को, जितने की प्रोडक्ट बेचते हैं हम, उससे जो पैसे जनरेट होते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी बिजनेस है। लेट्स रीड द डेफिनेशन टुगेदर। The income generated by the sale of goods or and the services is called revenue। For example, हम ग्रोसरी स्टोर रन कर रहे हैं, कोई एक सोप है, कोई एक वट एवर शैम्पू है, एक द कस्टमर केम टू आवर शॉप एंड वी सोल्ड certain product to him for $85। अब $85 की हमने उसे चीज बेच दी है
और इस सपोज करते हैं इस प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें पड़ी थी $60। जब मैं कॉस्ट कहता हूँ इसका मतलब हमारी बाइंग प्राइस कितनी थी। 60 की हमने परचेज की थी, 85 का हमने बेच दी वो प्रोडक्ट, उसका एक यूनिट बेच दिया हमने और वी हैव मेड अ प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कहना यहाँ मुनासिब नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हमने एनीवे हमने बीच में अपने ना $25 सेव कर लिए। सो sometimes students mix the revenue with the profit. Actually इसमें profit 25 है, revenue 85 है. So just remember this, that this is the revenue. ये 85 is the revenue. रेवेन्यू कहते हैं कि प्रोडक्ट या सर्विस बेच के जो हमने इनकम जनरेट की है, इसे रेवेन्यू भी कहते हैं, इसे सेल्स भी कहते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट इनकम. इसी तरह सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है, चाहे वो डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट को चेक करके उसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके जो फी चार्ज करता है वो उसकी इनकम है. Let's move on to the next point, expenses. The cost, let's read the definition. The cost or the money incurred. Incurred का मतलब होता है spent. I've written the alternate word with slash. So the cost or money incurred is spent by a business to earn revenue. आखिर business चलाने के लिए, goods बेचने के लिए, कमाई करने के लिए आपको ढेर सारे you have to incur many expenses. अगर आप कोई भी business कर रहे हैं दुनिया में, obviously you have to pay wages, electricity bill आएंगे, heating का bill आएगा, telephone bill, communication bill, कभी repairing, कभी paint, कभी कुछ. You have to pay so many expenses. So all these expenses actually are incurred. आपको you have to pay money to run the business. You have to pay money for these expenses. Examples में मैंने लिख दिया rent, wages and salaries, insurance, electricity, repairing and stationery. So these are the students basic 5 items जिनमें अकाउंटिंग के जो कुछ भी आप फ्यूचर में जो कुछ पढ़ेंगे वो इन सभी में आखिरकार घूम फिर के इन 5 कैटेगरीज में फॉल करेगा. I hope that you have liked the video. Thank you for watching this video.